वेलकम सी ऑल। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हमें देखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा मॉलिक्यूल में, उससे उस मॉलिक्यूल के रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक imbalance in bond brings polarity। मतलब एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन का दो एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस बॉन्ड, और उसके कारण मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप होगा। अगर वहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो जाए तो फिर उस मॉलिक्यूल का रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो उस मॉलिक्यूल के साथ अगर हम कोई आयोनिक रिएजेंट ले रहे हैं, आयोनिक रिएजेंट ये हो सकता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो ये आयोनिक रिएजेंट उस पोलर बॉन्ड के साथ रिएक्टिविटी शो करेगा। मतलब रिएक्टिविटी का जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे वो इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए अगर हम दो मॉलिक्यूल ले, इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl और सेकेंड मॉलिक्यूल इथेन CH3 CH3, तो फर्स्ट और सेकेंड मॉलिक्यूल में अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में क्लोरीन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है sp3 कार्बन से, जिसके कारण सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेस होगा क्लोरीन के तरफ, और क्लोरीन पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस sp3 कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा प्लस। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो कार्बन क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे अरेंज्ड है। तो उस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस तरह होगा CH3 CH2 Cl, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन, और कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन की तरफ प्रेजेंट होगा। चूँकि कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसलिए इस कार्बन पे डेवलप हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे बनेगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। अगर हम सेकेंड मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे दोनों sp3 कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जीरो होने के कारण ये हो गया हमारा नॉन पोलर बॉन्ड। और नॉन पोलर बॉन्ड अगर है तो यहाँ पे अगर हम कोई आयोनिक रिएजेंट ले रहे हैं जैसे इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल इस नॉन पोलर बॉन्ड के साथ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा। मतलब ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल है इथेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन रिएक्टिव रहेगा, यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा, इसलिए अल्केन मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल। लेकिन यही अगर इथाइल क्लोराइड के साथ अगर हम कोई आयोनिक रिएजेंट जैसे न्यूक्लियोफाइल अगर ले रहे हैं तो ये इथाइल क्लोराइड इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्टिविटी शो करेगा, और उस रिएक्शन में अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन हमें कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। तो सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि इस इंडक्टिव इफेक्ट में दो हेट्रो एटम के बीच में, दो डिफरेंट एटम के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के बीच में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जिस एटम के तरफ बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्प्लेस है वहाँ पे डेल्टा माइनस, जिस एटम के लिए बॉन्ड का कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस। मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हुआ, पोलैरिटी के कारण इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट आएगा, और डाइपोल मोमेंट हो जाने के कारण ये मॉलिक्यूल पोलर कहलाएगा। और पोलर मॉलिक्यूल में ये टेंडेंसी होता है कि वो एक आयोनिक रिएक्शन को जेनरेट करे, मतलब आयोनिक रिएजेंट के साथ
कंबाइन करके और डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हुआ हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का, वो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस गिवन कंपाउंड में ऐसा कौन सा सिग्मा बॉन्ड है जहां पे इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रेजोनेंस का, कि अगर हम इस इथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे CH3 CH2 Cl, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, डेल्टा माइनस चार्ज, उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये sp3 कार्बन, तो डेल्टा प्लस। अब यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि C डेल्टा प्लस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस एडजेसेंट sp3 कार्बन से ज़्यादा हुआ, इसलिए ये C डेल्टा प्लस फिर से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, जिसके कारण एडजेसेंट कार्बन एटम पे डेल्टा डेल्टा प्लस का फॉर्मेशन होगा। अगर हम इस क्लोरीन से और लार्जर डिस्टेंस पे जाएं, फॉर एग्जांपल अगर हम 3 कार्बन एटम का चेन ले लें C C C Cl, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, यहाँ पे डेल्टा माइनस, ये एडजेसेंट कार्बन पे डेल्टा प्लस, फिर उस एडजेसेंट कार्बन पे बनेगा डेल्टा डेल्टा प्लस, एडजेसेंट कार्बन पे फिर से बनेगा डेल्टा 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 प्लस। मतलब जैसे हम क्लोरीन से लार्जर डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो आई इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है, उस मॉलिक्यूल में अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम से लार्जर डिस्टेंस पे जाए तो सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन घटते जाता है। इसका रीज़न ये हुआ कि चूंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और डिस्टेंस इंक्रीज करने के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का पोलराइजेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ डिक्रीज करते जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं जब एक मॉलिक्यूल में हमें एसडी कैरेक्टर डिटरमाइन करना हो, बेसिक कैरेक्टर डिटरमाइन करना हो, तो उस केस में हमारा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडक्टिव इफेक्ट का, कि इट इज परमानेंट इफेक्ट, permanent effect and operates in ground state of molecule, ground state of molecule। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लें, यही इथाइल क्लोराइड का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस इथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल में CH3 CH2 Cl, क्लोरीन एटम पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है, एडजेसेंट sp3 कार्बन पे डेल्टा प्लस, और इस C डेल्टा प्लस के एडजेसेंट पोजीशन पे जो sp3 कार्बन है उस पे डेल्टा डेल्टा प्लस चार्ज प्रेजेंट है। तो इसमें पहला कहा गया है कि ये परमानेंट इफेक्ट होता है। अब ये परमानेंट इफेक्ट किसके कारण हुआ, तो जब तक ये इथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल है, जब तक ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो अब तक ये क्लोरीन अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा और निश्चित रूप से वहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज फॉर्म होगा क्लोरीन पे, और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है वो डेल्टा प्लस चार्ज को एक्वायर करेगा। ये पोलैरिटी रिवर्सल नहीं होने जा रहा है, मतलब हमेशा के लिए इस इथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल में क्लोरीन के साथ डेल्टा माइनस, कार्बन के साथ डेल्टा प्लस चार्ज प्रेजेंट रहेगा ही, इसलिए इसे हम बोलेंगे परमानेंट इफेक्ट। और दूसरा है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग मॉलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट में पढ़ते हैं। तो अगर हमें ग्राउंड स्टेट के कंसेप्ट को समझना है तो उसके लिए हमें इस इथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल में CH3 CH2 Cl, इस मॉलिक्यूल से हमें क्या करना है कि कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली ब्रेक करना है। अगर इसका बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाए हेट्रोलिटिकली तो यहाँ पे CH3 CH2, इस पे कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये प्रोसेस हो रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन के बाद, और हमें पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब हम इसमें जब एनर्जी देंगे तो ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड
हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा, और हेट्रोलिटिकली ब्रेक होने के बाद जो फ्रैगमेंट हमें मिलेगा वो आयन होगा, केटायन और एनायन। चूँकि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे बन रहा है कार्बोकेटायन, और क्लोरीन पे माइनस चार्ज वो हो गया हमारा एनायन। तो ये जो केटायन और एनायन मिला आफ्टर सप्लाइंग एनर्जी फॉर डिसोसिएशन ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, तो ये आयन को अब हम कंसीडर करेंगे एक्साइटेड स्टेट में। तो ये हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट, और हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी कंटेंट है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमें इस आयन के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ना है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हमें किसी मॉलिक्यूल में हेटेरो एटम के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है। हमारा बॉन्ड जो है वो इंटैक्ट रहेगा, एज इट इज रहा, और बॉन्ड रहते हुए हमें जस्ट ये देखना है कि सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से एटम की तरफ ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है। तो बॉन्ड उसी फॉर्म में रहता है, बॉन्ड का डिसोसिएशन नहीं होगा। अगर बॉन्ड हम डिसोसिएट कर दिए तो वो इंडक्टिव इफेक्ट का प्रोसेस नहीं कहलाएगा, वो बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ, और उस बॉन्ड डिसोसिएशन में जा करके हमें एक्साइटेड स्टेट मिल रहा है, और इस एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होगा। लेकिन हमारा ये कंसेप्ट जो है बॉन्ड डिसोसिएशन का, दैट इज नॉट रिलेटेड विद द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमें करना क्या है, तो उस मॉलिक्यूल में हमें किसी बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, जस्ट उस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है दो एटम के बीच में, उस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है दो एटम के बीच में कि कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हेटेरो एटम के बीच में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस होगा, जिसके कारण पार्शियल निगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ। तो जब तक ये इथाइल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहा, तो और यहाँ पे चूंकि बॉन्ड का डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस इथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल को बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट नहीं कहलाएगा। ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ लोअर एनर्जी स्टेट, मतलब मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू एनर्जी कंटेंट ऑफ सेम मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट। तो ये सारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडक्टिव इफेक्ट का, जिसका हम एक रिकैप दे दें कि पहला क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या विशेषता है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के कारण पोलराइजेशन होता है, और चूंकि सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है इसलिए वहां पे हमें दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस होता हुआ दिखेगा। एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, दूसरा एटम कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। जिस एटम की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है वहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, जिस एटम पे कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके कारण मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, उसके पास पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और पोलर मॉलिक्यूल के साथ अगर हम कोई आयोनिक रिएजेंट ले रहे हैं लाइक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो वो आयोनिक रिएजेंट का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि मॉलिक्यूल में वो पोलर बॉन्ड पे ज़्यादा अटैक करेगा। तो एक मॉलिक्यूल में अगर हमें पोलर बॉन्ड मिला तो आयोनिक रिएजेंट का जो रिएक्शन का साइट होगा दैट विल बी द पोलर बॉन्ड। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कौन सा ऐसा पार्ट है जो आयोनिक रिएजेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिविटी शो कर सकता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम से लार्जर डिस्टेंस पे जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड का जो पोलराइजेशन का एक्सटेंट है वो डिक्रीज करता है। इसका रीजन होगा कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है, और सोर्स से जब डिस्टेंस बढ़ता जाए तो स्ट्रांग बॉन्ड का पोलराइजेशन घटता जाएगा, और पोलराइजेशन घट जाने के कारण हम बोलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। और रियल सेंस में ये देखा गया है कि थर्ड कार्बन एटम के बाद ये इंडक्टिव इफेक्ट वैनिश हो जाता है, मतलब ये ऑपरेटिव नहीं होगा। तो एक मॉलिक्यूल में आफ्टर 3 कार्बन एटम्स दिस इफेक्ट वैनिशेस, मतलब ये काम नहीं करता, ये 3 कार्बन एटम तक ऑपरेटिव है। जो नेक्स्ट
कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो है कि ये परमानेंट इफेक्ट होता है। मतलब चूंकि दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो एटम का, बॉन्डेड एटम का नेचुरल टेंडेंसी है ताकि वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर ले। तो जिस तरह से वो नेचुरल टेंडेंसी हुआ बॉन्डेड एटम का, इसलिए जो इंडक्टिव इफेक्ट है मॉलिक्यूल में वो परमानेंट इफेक्ट होता है। मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा के लिए रहने जा रहा है, जिसके कारण डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस चार्ज का डेवलपमेंट होगा, इसलिए ये परमानेंट इफेक्ट है। और ये मॉलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट में ऑपरेट होता है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में हमें इस मॉलिक्यूल में हेट्रो एटॉमिक एटम के बीच में जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड है इसका डिसोसिएशन नहीं करना है, जो बॉन्ड है एज इट इज रहा। अगर हमें इसके एक्साइटेड स्टेट को देखना है कि इसका एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकता है, तो इस हेट्रो एटॉमिक बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे, फ्रैगमेंट मिलेगा आयन, और वो जो आयन हो गया वो हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट। और उस एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है, तो इस एक्साइटेड स्टेट के तुलना में इस इथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और इस ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कंटेंट कम होगा, और एनर्जी कंटेंट कम हो जाने के कारण ये समझा जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेटिव इन ग्राउंड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडक्टिव इफेक्ट का, और इसका यूज हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जहाँ पे अगर हमें मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना हो, बेसिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना हो, किसी इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना हो, तो ये सारे कंसेप्ट को समझने के लिए हम ये सारा इंडक्टिव इफेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, और इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।